समय हो गया है म्यूचुअल फंड्स के पाठशाला का, जहां टेक्निकल क्लासरूम हमने स्टॉक मार्केट की देख ली, अटेंड कर ली। अब चलते हैं अगले टीचर, अपने अगले गुरुजी के पास में। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं विवेक करवा जी। विवेक करवा जी, आप तक आवाज आ रही है? नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? हाँ जी, आवाज आ रही है। नमस्कार, एकदम फर्स्ट क्लास जी। सर, आपकी तरफ तूफान पहुंचा कि नहीं पहुंचा? नहीं, हम लोग ईस्ट कोस्ट में आ गए ना। वो वेस्ट कोस्ट में आ रहा है हाँ, तूफान। तो लेकिन हम लोग मौसम बचे हुए हैं अभी। मौसम में कुछ चेंज आपको नहीं, देखने को मिला? नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, कुछ भी एसी नहीं। एसी ऑफ कर दूं तो नहा लूं, इतना गर्मी है। अच्छा। ठीक। अ, तो विवेक जी, आप अगर पता नहीं आपने हमारे शो को और हमारे चैनल को बाहर से अलग से फिर से देखा कि नहीं देखा, लेकिन अभी हमने, और हर दिन हम प्रयास कर रहे हैं। वैसे लिमिटेशन बहुत हैं, कंस्ट्रेंट बहुत हैं, क्योंकि लॉकडाउन है। बहुत टीम कोई भी यहाँ ऑफिस में, स्टूडियो में नहीं है। तो आप अगर यकीन माने तो मैं करीब 5-6 लोगों का काम अकेले कर रहा हूँ इस स्टूडियो में बैठ करके। तो हम बहुत ही लिमिटेशंस के साथ में काम कर रहे हैं, बहुत ही हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन कोशिश अपनी तरफ से प्रयास पूरा कर रहे हैं कि लोगों तक जानकारी, अच्छी शिक्षा और मुनाफे के अलग अलग तरीके से कैसे वो कमाई कर सकते हैं पढ़ाई के साथ में। तो वो प्रयास है। और जैसा अगर आपने अभी देखा, वो जो हमारा शो था आशीष क्याल जी के साथ में हम कर रहे हैं, तो ये एक सीरीज हमने शुरू करी जिसमें हम टेक्निकल क्लासरूम की बात करते हैं। और आपके साथ में अब जो बात करने जा रहे हैं वो है म्यूचुअल फंड्स की। और आप बताइए कि आज हमें म्यूचुअल फंड में आज आप कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं? विवेक जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है जी। बीच में कट गई थी। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स में आज कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम? देखिए, अभी कौन सा चैप्टर, अगर आज का जो सिचुएशन है मार्केट का, तो आज ये डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे मार्केट में कौन से फंड्स के तरफ अपना झुकाव झुकाव होना चाहिए। और अगर किसी को मतलब एक से एफडी से ज्यादा थोड़ा बहुत रिटर्न अगर चाहिए, तो वैसे फंड्स भी मार्केट में अवेलेबल है क्या? क्योंकि दो दो चीजें हैं इधर। एक तो देखिए, मार्केट हाई में चल रहा है। इतने कोरोना केसेस है, लॉकडाउन चल रहे हैं सब जगह। इनफैक्ट चेन्नई में भी लॉकडाउन है। मैं अकेला ही, आपके जैसे मैं भी अकेला कईयों का काम कर रहा हूँ। तो ऐसे एक सिचुएशन में मार्केट कॉस्टली लग रहा है। लेकिन किसी को अगर इन्वेस्ट करना हो तो वो लोग क्या क्या तरीका अपना सकते हैं जिससे मार्केट अगर वॉलेटाइल बने भी तो भी उनको फायदा मिले। तो हम आज एक काम करते हैं, आज डिस्कस करते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान की, क्योंकि एसआईपी सब लोग जानते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान बहुत कम लोग जानते हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं अलग जी। जी जी। ये होता क्या है एसआईपी? तो मैं समझता हूँ कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, उसको ब्रेक कर करके या छोटा छोटा करके पैसा डालना। एसटीपी क्या हुआ? हाँ जी, ठीक है। अभी समझ लीजिए किसी के पास पैसा है, ठीक है। एक तो एसआईपी का कॉन्सेप्ट तो सबको मालूम है, जो आज के मार्केट के सिचुएशन में भी अगर महीना महीना एक फिक्स्ड अमाउंट, जो एक पहले से तय रहता है, ये 5,000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, जो भी है, एक फिक्स्ड अमाउंट महीना महीना जाके वो इन्वेस्ट होते रहता है। अभी कई बार मैं आज के दिन ऐसे क्लाइंट से मिल रहा हूं जिनके पास पैसा तो है, मतलब हो सकता है वो बोले मेरे पास सर 5 लाख है, 10 लाख है, या फिर 1 करोड़ भी है। लेकिन आज मार्केट हाई में है और सिचुएशन मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत वॉलेटाइल बन सकता है या फिर करेक्शन भी आ सकता है। तो आगे चल के क्या होगा ये पता नहीं है, लेकिन मुझे मार्केट में तो इन्वेस्ट करना है। और अगर ये पैसा बहुत, इनफैक्ट ये बहुत बड़ी कैटेगरी है जो कॉल करके बोलती है कि सर ये अगर पैसा मेरे हाथ में रहा तो ये खर्चा हो जाएगा, तो इसको इन्वेस्ट मुझे करना है इमीडिएटली, तो मैं कैसे करूं? तो इसका एसटीपी एक एक लाइटर वर्जन ऑफ से एक स्टेप अहेड समझ लीजिए, एक स्टेप अहेड ऑफ एसआईपी है। एसआईपी में क्या होता है कि पैसा हमारे बैंक अकाउंट में रहता है और फिर बैंक से कट कट के जाके इन्वेस्ट होता है। एसटीपी में क्या होता है कि पैसा जैसे 10 लाख है किसी के पास समझ लीजिए, तो 10 लाख लेके हम एक लिक्विड फंड, म्यूचुअल फंड्स में जो लिक्विड फंड है या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, उसमें पहले निवेश कर देते हैं। तो समझ लीजिए 10 लाख रुपया उसमें गया। अब इन फंड्स का क्या फायदा है कि ये फंड टोटली सेफ रहता है जनरली।
मतलब लिक्विड फंड और शॉर्ट टर्म फंड नेग्लिजिबल रिस्क है उसमें, और आपको एनीवेयर बिटवीन 3-4% से लेके 6 या 7% तक आपको रिटर्न मिलता है। तो एक तरीके में क्या होता है कि 10 लाख रुपया उस फंड में गया, अब उससे हम लोग एक कर देते हैं एसटीपी। एसटीपी का मतलब है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। एसआईपी होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो बेसिकली जैसे उस शब्द में ही आ रहा है ट्रांसफर होता है। तो ये 10 लाख से आप समझ लीजिए कि हमको हम सोच रहे हैं कि मार्केट अगले एक साल तक वॉलेटाइल रह सकता है। तो क्या कर सकते हैं कि 10 लाख डिवाइडेड बाई 12 महीने के लिए, तो समझ लो करीबन 80,000 रुपया होता है महीने का। तो अब मैं क्या करूंगा, इस लिक्विड फंड में डाल के, इस लिक्विड फंड से एक रिक्वेस्ट दे देंगे म्यूचुअल फंड हाउस को कि हर महीना 80,000 रुपया ये XYZ इक्विटी फंड जो आपका है उसमें इन्वेस्ट होए। तो मतलब एक तरीके का एसआईपी हो गया। एसआईपी में आपके बैंक से कट रहा है, एसटीपी में आपके एक और दूसरे फंड से कट रहा है, इतना ही फर्क है। और इसमें क्या हो रहा है कि जैसे 10 लाख है, 80,000 रुपया समझ लो अगले महीने इन्वेस्ट हो गया मार्केट में। अब बैलेंस जो 9,20,000 रुपया बचा है उसमें आपको रिटर्न मिलेगा, कुछ तो थोड़ा बहुत रिटर्न उसमें भी मिलेगा, और ये 80,000 मार्केट में इन्वेस्ट हो चुका है। अब अगले महीने वापस 80 कटेगा तो 9,20,000 कुछ चिल्लर आएगा उसमें, क्योंकि रिटर्न भी मिला होगा आपको। तो बैलेंस जो है 8.5 लाख 8,60,000 जो भी है वो आपको रिटर्न देगा, और एक और 80,000 रुपया इन्वेस्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, ये 10 लाख रुपए लगभग अगले 12 महीने तक आपका एक तरीके का एसआईपी चलेगा। और इस बीच अगर मार्केट में समझ लो उतार या चढ़ाव होता है, उतार चढ़ाव होता है तो उसका फायदा आपको मिलने वाला है। समझ लीजिए कि 3 महीने के बाद मार्केट ने 5 या 10% करेक्शन दिया हुआ है, तो जो एसटीपी हो रहा है वो उन वैल्यूएशन में आपका इक्विटी फंड में बाई होगा, तो कम वैल्यूएशन में आपका बाई होगा। तो जो एसआईपी का फायदा उठाते हैं वही का वही हम लोग एसटीपी में भी फायदा उठा रहे हैं। और जब ये 10 लाख पूरा हो जाएगा आपको पता चलेगा कि इधर भी 1,000-2,000 रुपए एक्स्ट्रा बचा हुआ है, क्योंकि इस फंड ने भी आपको 5-6% रिटर्न दिया होगा जो बैलेंस अमाउंट बचा हुआ है। तो इस तरीके से आपके हाथ में जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट भी हो गया, आपके हाथ में अमाउंट रहने के कारण खर्चा नहीं हुआ, और आप वॉलेटिलिटी का भी फायदा उठा रहे हो मार्केट में। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है एलेक्स, लेकिन हम लोग तो इसको बहुत भरपूर तरीके से उपयोग करते हैं। एक और तरीका बताता हूं मैं इसका हम लोग कैसे उपयोग करते हैं। समझ लीजिए जैसे आज मार्केट हाई में है, मतलब करीबन 2 महीने पहले मैं बोल रहा था जब 52,000 इंडेक्स गया था सेंसेक्स, तब मैं सबको बोल रहा था कि मार्केट बहुत कॉस्टली है। तो अब क्या करना, अब ये कि मार्केट से हम लोग बाहर भी नहीं निकल सकते। अभी एक क्लाइंट का समझ लो 1 करोड़ रुपया है म्यूचुअल फंड में हमारे साथ इन्वेस्ट किया हुआ, अब वो 1 करोड़ निकाल के देंगे तो वो खर्चा हो जाएगा, वो क्लाइंट को भी मालूम है खर्चा हो जाएगा, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि कभी भी मेरे को बैंक में आ जाए अमाउंट। तो हम लोग क्या करते हैं, जो इक्विटी फंड में अगर इन्वेस्ट किया हुआ है वो हम लोग लिक्विड फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब फंड तो हमारे पास ही है, लेकिन ट्रांसफर करके अगले 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए या 18 महीने का एक एसटीपी वापस बना देते हैं। तो ये जो भी 1 करोड़ रुपया है या 10 लाख है, जो भी अमाउंट है, वापस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अगले 12 महीने 18 महीने में वापस इक्विटी में आ जाएगा। लेकिन क्लाइंट को ये एक पीस ऑफ माइंड रहता है, हमको भी ये पीस ऑफ माइंड रहता है, क्योंकि हमको भी एसेट का वैल्यू गिराना नहीं है। तो ये बात बहुत बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो अगले 18 महीने में ये वापस फंड इक्विटी में आ जाता है, और अगर बीच में कोई वॉलेटिलिटी आया, क्लाइंट भी खुश, हम भी खुश, और वैल्यू डिटोरेशन भी नहीं होता है। विवेक सर, एक सवाल दिनेश शर्मा जी पूछ रहे हैं ईटीएफ को लेकर के, क्या आप इस सवाल को जवाब दे पाएंगे? कि पूछ रहे हैं प्रूडेंशियल हेल्थ केयर ईटीएफ का एनएफओ ओपन हुआ था, वो कैसा है, लिस्टिंग पर ले सकते हैं क्या? देखिए, हेल्थ केयर का ईटीएफ, आज कोई भी हेल्थ केयर का ईटीएफ हो, एक सेकंड में उसको उसी को खोल रहा हूं। ये है प्रूडेंशियल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड। इस फंड में क्या होता है कि ये लोग थोड़ा यूएस बेस्ड कंपनीज भी लेते हैं जो डायग्नोस्टिक्स में हो। मतलब इंडिया में काफी कंपनीज ये नहीं है कि जो मशीन्स बनाती है डायग्नोस्टिक्स की। और आज जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है, एक बात तय है कि अगले 2 साल या 3 साल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाया जाएगा देश में, और हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक कंपनी सारी की सारी, मतलब फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक तीनों सेक्टर अच्छा करने वाला है।
तो आप ईटीएफ अगर इसको ले रहे हो तो जरूर ले सकते हो। ये एक फंड भी अच्छा है। इनफैक्ट एक साल में इसने 50.78% रिटर्न दिया है, और पिछले एक महीने में इसने करीबन 4% रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल अच्छा फंड है, इसमें आप बने रह सकते हो। विवेक जी, इन्हीं का दिनेश शर्मा जी का एक और सवाल है इसी में, फैंग ईटीएफ को लेकर के। देखिए, ये शायद, एक सेकेंड, एफएनजी फैंग ETF, अभी लिस्ट हुआ है, कह रहे हैं परचेज कर सकते हैं क्या? ये तो नया है अभी ईटीएफ, लेकिन इसको भी आप ले सकते हो। और देखिए, एक चीज ईटीएफ में आपको बहुत क्लियर रहनी पड़ेगी, ये चाहे फैंग हो या फिर हेल्थ केयर का ईटीएफ हो, इसको अगर आप बाई करते हो तो ये स्टॉक स्पेसिफिक ईटीएफ नहीं है। ये ओवरऑल एक मतलब मिरर ऑफ स्टॉक्स या पोर्टफोलियो रहेगा उसमें, और उसको वो कॉपी करेगा। तो इसमें अगर ईटीएफ में आप इन्वेस्ट करते हो तो कम से कम आप 3 साल का नजरिया लेके आप कीजिए, ले सकते हो। दोनों के दोनों फंड्स अच्छे हैं। विवेक जी, अभी आप एक चीज कह रहे थे, हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर के बाजार से बाहर निकल करके और म्यूचुअल फंड से भी बाहर निकल करके एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको लगता है कि ये पूरी सिचुएशन अभी जो कंट्रोल से बाहर हुई है, क्या इसमें कहीं गलती, कहीं कमी, कोई चूक हुई है? और वो मैं चूक आज की तारीख में आज की सरकार के ऊपर मैं ब्लेम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, वो बहुत लोग कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे उभरा हुआ है वो वाला। उससे पहले ऑक्सीजन तो शायद हमेशा से, जब भी जरूरत होती होगी, जब लोग बीमार होते होंगे तो जरूरत होती होगी, अस्पताल तो हमेशा से, बेड तो वैसे ही चाहिए होते थे। किसको ब्लेम किया जाए, 70 साल या 7 साल, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, इसमें किसी को ब्लेम करके फायदा नहीं है। पहले तो एक्चुअली आज का सिचुएशन जो है, इसमें हम सबको एक भारतीय बन के साथ में कोरोना से युद्ध करे तो अच्छी बात रहेगी। और जो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, इनफैक्ट देखिए ना, आज जो डिस्कशन होता है, मतलब थोड़ा सा मैं पॉलिटिक्स में घुस रहा हूँ, जो आजकल डिस्कशन होता है किसी के साथ भी, वो एक बाइनरी डिस्कशन हो गया है। बाइनरी डिस्कशन मतलब, हाँ भाई, मैं पहले से एक ओपिनियन लेके बैठा हुआ हूँ, और आप कुछ भी बोलो, चाहे उसके बाद में आप एक्सेप्ट नहीं करोगे जो मैंने फैक्ट्स या नंबर्स या जो भी प्रेजेंट किए हैं, तो आप चाहे वो 70 साल वाले के साइड में हो या 7 साल के साइड में हो। आज देखिए ना, एग्जाम्पल मैंने एक फेसबुक में भी डाला था ये पोस्ट। समझ लो आप 4 लोग हो घर में, और आप डिनर के पहले जस्ट रेडी हो रहे हो कि हाँ भाई डिनर करना है। अब सोच लो कि 1 या 2 गेस्ट आपके घर में अचानक एक्स्ट्रा आ गए, तो क्या करोगे आप? हो सकता है ये 4 जनों का खाना है ना, वो आप 6 में खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब ये नहीं कि आप भूखे सोने वाले हो, तो ये थोड़ा बहुत शेयरिंग हो सकता है। या फिर 2 जन का खाना हो सकता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो, या फिर आप इमीडिएटली बना भी सकते हो। लेकिन एक और सिचुएशन सोचो ना, कि अगर समझ लीजिए 2 के बदले आपके पास 15 गेस्ट आ गए अचानक, तो क्या करोगे? ना आपके पास सामग्री होगी, ना साग सब्जी होगी, ना फिर आप शेयर कर सकते हो। यही सिचुएशन आज, ये चाहे ऑक्सीजन बेड है या फिर हॉस्पिटल बेड्स में हो रहा है। मतलब एक देवी शेट्टी का जो डॉक्टर है, वो एक कोई पॉलिटिशियन नहीं है। वो हमसे वोट नहीं मांगने वाले हैं कभी भी। उनका इंटरव्यू आप सुनिए, वो क्लियरली बोल रहे हैं कि 800 मेट्रिक टन जो डिमांड था ऑक्सीजन का, 3 या 4 दिन के अंदर वो 8,000 मेट्रिक टन डिमांड हो गई। तो ऐसी एक सिचुएशन में कोई भी नहीं हैंडल कर पाएगा। लेकिन फिर भी आज के दिन सरकारें बहुत काम कर रही है, और जो पिछले 2 या 3 दिन का कोविड नंबर जो केसेस आ रहे हैं, उसमें एक स्थिरता आई है अभी, और इनफैक्ट कम हो रहे हैं। तो इसको किसी को ब्लेम करके मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से सब स्टेट गवर्नमेंट्स भी अच्छा काम कर रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है। ये हमको दिखता नहीं है। एक बुक है, वो बुक, ये बात होगी मुझे मालूम नहीं था, एक किताब मैंने पढ़ी हुई है, किताब का नाम याद नहीं आ रहा है। उसमें यही बोलते हैं कि जनरली जो काम हम करते हैं ना, उसकी निंदा या सराहना होती है पब्लिक में कभी भी। और जो काम नहीं करते हैं, और समझ लीजिए वो करने से डैमेज होता, लेकिन हमने नहीं किया है तो उसका फायदा हो रहा है, वो लोगों को पता नहीं होता है। तो आज सरकार ने कई चीजें ऐसी की है जो हमको मालूम नहीं है, तो इसके लिए हम उसकी निंदा करते हैं। लेकिन आप बात मानिए
कि पूरा मतलब देवी शक्ति की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि हेवन एंड अर्थ साथ में किया हुआ है अभी सरकार ने इसको सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। और एक और एलेक्स एक चीज यहाँ पे वेस्टर्न मीडिया और इंडियन मीडिया को भी ब्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा इटली में पिछले साल क्या हालत हुई थी, अमेरिका में क्या हालत हुई थी, लेकिन मतलब उधर करीबन 20 लाख लोग मरे थे मेरे हिसाब से, ना वो डेड बॉडीज की फोटो आई बाहर, ना हॉस्पिटल्स की फोटो आई तो भी बहुत लिमिटेड, लेकिन इंडिया की तो फोटोज बिक रही है, मतलब ये सब पब्लिक डोमेन में है। तो जितना है उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन हो रहा है। 2-2.5 लाख डेथ हुई है, ऑफकोर्स एक भी डेथ सब कुछ सैड है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत बेटर ऑफ पोजीशन है यूएस और इटली में जो पिछले साल हो रहा था। और एक और चीज दिमाग में रखिए, हमारी पॉपुलेशन जो जनसंख्या है 135 करोड़ है, छोटी मोटी पॉपुलेशन नहीं है, और उसमें इतना हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है। जो सीट पे बैठता है या सीएम सीट पे या फिर पीएम की सीट पे बैठता है, उन्हीं को मालूम है कितना प्रेशर है उनके पास। विवेक जी, कुछ चीजों के साथ में तो मैं आपके साथ में सहमत हूँ, लेकिन कुछ चीजों के साथ में नहीं भी हूँ। कि जब हम कहते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया किस तरीके से हमारी तस्वीरें दिखा रहा है, हमने भी पिछले साल जब हम लॉकडाउन में बैठे थे तो वो एरियल ड्रोन की वो वाली फोटोग्राफ्स वीडियोस भी देखे थे कि जब कॉफिन्स की लाइन लगी हुई थी, कब्रें भरी पड़ी थी, कब्रिस्तान में जगह नहीं, अस्पतालों में जगह नहीं, यूएस में क्या हो रहा था, इटली में क्या हो रहा था, ब्राजील में क्या हो रहा था। और उस बार हम डरे हुए थे और घर में बैठ करके हम ये तस्वीरें देख रहे थे जो कि हमारे आसपास से कम आ रही थी, विदेश से ज्यादा आ रही थी। तो वो उसमें तो मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन मेरी जो मैं पॉइंट करना चाह रहा हूँ कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं जर्नलिज्म से आता हूँ, अखबार के जर्नलिज्म से आता हूँ, बहुत छोटे शहरों में अलग अलग जगहों पे जिस तरीके से रिपोर्टिंग करी जाती है, और जिससे वहां ये खबर एक इतनी ज्यादा लिखी जा चुकी है कि अब उसको कोई पढ़ने को तैयार नहीं, अब कोई छापने को तैयार नहीं कि कितने लोगों पे कितने बेड हैं, कितने अस्पताल हैं, कितने डॉक्टर्स हैं ऑन एन एवरेज ऑन 1000 लोगों पे। इवन अगर अभी वो वाली स्थिति शुरू नहीं हुई है, ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी, और अच्छा है ऐसा ना हो, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी आती है तो वहां भी स्थिति यही है कि कितने हजारों लाखों लोगों पे हमारे पास एक पुलिस वाला होता है। कई जगह, कई कई गांवों, कई कई शहरों में एक भी पुलिस वाला नहीं है, कोई चौकी नहीं है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं कि सरकार 7 दिन में आकर के, 7 साल में आकर के चीजें नहीं इतनी बढ़ा सकती। इकोनॉमिक स्थिति हमारी ऐसी नहीं है कि हम इतने अस्पताल खड़े कर सकें। आज की तारीख में हम कुछ भी कार्डबोर्ड का बना करके बेड लगा देते हैं, कहीं कुछ रातों रात कुछ ऐसी वाली चीजें खड़ी कर देते हैं, फैसिलिटीज। वो हॉस्पिटल्स नहीं है, वहां पे केवल एक मरीज लेट सकता है, उसके साथ में कुछ बाहर से कुछ चीजें ला करके उसको दवाइयां दी जा सकती हैं, सेंटर बनाना एक चीज है, अस्पताल कहाँ है। जब हम कहते हैं कि हम कर्नाटका से कैसी खबरें देख रहे हैं कि कई 100 साल पुराना कोई सा अस्पताल जो डिफंक्ट पड़ा हुआ था अंग्रेजों के जमाने का, उसको आरएसएस ने और बाकी लोगों ने मिल करके उसको फिर से एक्टिवेट किया। वो बिल्डिंग हमें पहले क्यों नहीं दिख रही थी, और वो जगह को हमने पहले क्यों नहीं उसको ठीक करके उसका अस्पताल क्यों नहीं किया? वहां पे कभी उससे पहले लोग बीमार नहीं होते थे, केवल कोविड में ही लोग बीमार हुए हैं। तो ये स्थिति हमेशा से रही है। मैं छोटे शहरों में मैंने जब रिपोर्टिंग करी है ना, वहाँ अस्पताल में कोई नहीं पूछने वाला होता है कि दवाइयां कभी नहीं होती थी। आज कोविड की दवाइयों के लिए और कैमरा जाता है तो हमें वो खबरें देखने को मिलती है। तो ये स्थिति, तो हेल्थ हमारा कभी फोकस एरिया रहा ही नहीं। हमने हेल्थ के नाम पे कब वोट मांगा या दिया था, हमने एजुकेशन के नाम पे कब वोट मांगा या दिया था? तो आज हमें सवाल करने का भी शायद हक खत्म हो जाता है। तो इसलिए मैं उसमें तो नहीं जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, मीडिया जहां तक आप कह रहे हैं, वहां पे इंटरनेशनल मीडिया हमें अपनी फोटो देख के पहचान में आती है, क्योंकि हमने शमशान घाट देखा हुआ होता है, चिताएं जलती हुई देखी हुई, तो हम उससे रिलेट करते हैं, हम उनको समझते हैं कि वो हमारी। और जब वही डब्बे में पैक सैकड़ों बॉडीज दिखाई जाती थी ब्राजील की और वहां की, कि जब सामूहिक सामूहिक कब्रें भी हमने देखी, वो वाली भी स्टोरीज देखी थी कि जहां एक साथ एक बड़ा गड्ढा खोद करके उसमें सारी बॉडीज एक साथ डाली जा रही थी। तो वो कहना कि वो मीडिया के ऊपर वही वाली बात है कि मैसेंजर को हम मार रहे हैं या उसके ऊपर कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, मैसेज नहीं देख रहे हैं शायद। तो वो मेरा एक आपके साथ में विरोधाभास है। और एलेक्स, इसी कारण मैं हेल्थ सेक्टर पे बुलिश हूँ। और देखिए, कोई भी एक जब चुनौती आती है ना, उसी से अपॉर्चुनिटी भी निकलती है। अब लेकिन अब सब सरकारों को,
चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स हो। इनफैक्ट केंद्र सरकार ने करीबन 15 या 16 एम्स बनाए हैं, एटलीस्ट थोड़ा बहुत काम हुआ है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, वो चाहे कांग्रेस की हो या चाहे बीजेपी की हो या कोई भी पार्टी की हो, मैं कोई पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अब इनको सबको सीखना पड़ेगा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तंदुरुस्त बनाओ और फ्यूचर में ऐसा कभी भी होए। क्योंकि आज तक जैसे आपने कहा, अभी जब कैमरा गांव में गया तब पता चला कि कितनी डेथ हो रही है। पहले कोई अगर मर जाता था विदाउट से कोई प्रॉपर इलाज के, तो पता भी नहीं चलता था। हम लोग शहरों में बैठे हैं आराम से, हमको तो आइडिया भी नहीं था। और इसका एक और बड़ा ब्लेम जो आज का सिचुएशन आया है एलेक्स, ये मैं नंबर 1 ब्लेम किसको करूंगा, ये हम ही को करूंगा, इन द सेंस पब्लिक को। अब विश्वास नहीं मानोगे, चेन्नई में भी सिचुएशन बहुत खराब है। आज अगर किसी को बेड चाहिए ना, बेड नहीं मिलेगा। चेन्नई में भी कहीं पे भी बेड नहीं है। लेकिन आज सुबह भी मतलब मैंने एटलीस्ट कुछ लोगों को ऐसे देखा है जो वॉकिंग वगैरह पे गए हुए हैं विदाउट मास्क। अब सिचुएशन इतनी खराब है, और मतलब जो अपना एटीट्यूड है पब्लिक का, वो बहुत बहुत निंदनीय है। और इसको तो ये है ना, कोई भी गवर्नमेंट आके तो आपको मास्क पहना नहीं सकती है, तो पब्लिक का हाथ इसमें चाहिए, सपोर्ट चाहिए। लोग अभी भी देखिए ना, भीड़ भाड़ सब कुछ होता है। तो एजुकेशन लेवल्स, एक्चुअली एजुकेशन और हेल्थ केयर, इन दो में बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत है इंडिया में। और मेरे हिसाब से हो सकता है फ्यूचर में हो, क्या होगा क्या किसको मालूम। लेकिन चलते चलते विवेक जी, आपदा में अवसर, कहीं कोई हेल्थ केयर सेक्टर में कोई ऐसा स्टॉक आप देख रहे हैं? देखिए, हेल्थ सेक्टर में अगर आप फार्मा की बात करो, तो मुझे एक फार्मा स्टॉक अच्छा लग रहा है, उसका नाम है यूनिकेम लेबोरेटरीज। तो इनफैक्ट उसका शायद बुक वैल्यू भी 440 के ऊपर है, और स्टॉक चल रहा है करीबन 300 350। मुझे लगता है कि ये आगे चल के स्टॉक अच्छा कर सकता है, और जिस हिसाब से फोकस आज हेल्थ केयर में है, सारे के सारा फार्मा अभी भी अच्छा करेगा। तो आप इसमें बने रहिए, और अगर पॉसिबिलिटी हो तो नया भी लीजिए। बुक वैल्यू के नीचे चल रहा है। एक ही मतलब बहुत चुनिंदा फार्मा कंपनी, इसमें एक फार्मा कंपनी है जो अभी भी वैल्यूएशन मुझे चीप लग रहा है, क्योंकि बाकी सारे दौड़ चुके हैं। और एक हद तक अगर आप देखो तो बायोकॉन भी ठीक ठाक लग रहा है मुझे। तो ये दो पे आप नजर रखिए, ये सलाह रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया विवेक सर, आज समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके साथ में हम म्यूचुअल फंड्स पे एक अच्छी और सीरीज को इसको ठीक करते हैं और इसके अराउंड कुछ और चीजें निकालते हैं, कुछ ऐसे फंड्स। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि कुछ ऐसे फंड्स, कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस आप निकाल के लाइए जिसपे कि हम बात कर सकें कि किस तरीके से अब कहाँ मौका है और क्या एक्चुअली में मौका है। क्योंकि अब बाजार जिस तरीके से एक अजीब से सिचुएशन से के इसमें आ गया है और काफी हद तक एक रेंज बाउंड है, वहां पे कुछ नहीं है, तो क्या इस समय अच्छा समय है, हम फोकस कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ? तो इस पे अगले सीरीज में, अगले शो में बात करते हैं। जरूर। बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद।